नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार टॉपिक और इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको पूरा बताने वाला हूं। देख सकते हैं बोर्ड पूरा भरा हुआ है और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कोई भी एग्जाम हो आना तय है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए मैं आपको बताने वाला हूं पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में बताने वाला हूं। देखिए 3-4 फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। पद्म पुरस्कार जो है हर वक्त गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी जो रहता है उसके पहले उसको अनाउंस किए जाते हैं नाइट में, और उसके बाद उसका जो प्रोग्राम होता है वो हमारा मार्च अप्रैल के समथिंग हो जाता है। ठीक है, मतलब मार्च अप्रैल में प्रोवाइड कर देते हैं, लोगों को बांट देते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट जो होता है वो हमारा गणतंत्र दिवस पर अनाउंसमेंट हो जाता है। चलिए ठीक है, अगर मैं 2023 की बात करता हूं तो जो हमारा इसमें पद्म पुरस्कार हैं, ये टोटल हमको 106 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मिले गए हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पद्म पुरस्कार कौन वितरित करता है, तो ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति जी हैं, ये करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा होता है, तो सबके माइंड में एक चीज होगी कि सर हमारा भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है ये सर्वोत्तम पुरस्कार है, सबसे बड़ा है, लेकिन अगर मैं आपसे सब सर्वोत्तम है, सबसे ग्रेटफुल। ठीक है, और अगर सबसे बड़ा नागरिक सम्मान की बात की जाए तो हमारा जो पद्म विभूषण होता है वो रहता है, लेकिन जो एक सब लोग ये बोलते हैं सर्वोत्तम पुरस्कार जो है फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें तो भारत रत्न होता है। 2023 के सेशन में भारत रत्न किसी को भी नहीं मिला है। ठीक है, तो भारत रत्न से 2023 में अभी कोई संबंध नहीं दिखाई देता है। ये 2023 में जो मिले हैं वो 106 टोटल अवार्ड मिले हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी होती हैं इसमें, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर आती है पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण फर्स्ट नंबर पे, पद्म विभूषण सेकंड नंबर पे, और सॉरी पद्म विभूषण फर्स्ट नंबर और पद्म भूषण जो है वो सेकंड नंबर पे और पद्मश्री जो है वो थर्ड नंबर पे। अब ये तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया किस क्षेत्र में दिए जाते हैं मैं वो भी आपको बताता हूं। पद्म विभूषण जो रहता है कोई विशेष कार्य होता है ऐसा जो आपको नजर इस तरीके का जो बिल्कुल जिसका एटमॉस्फेयर अलग हो, ऐसा बिल्कुल रहता है। पद्म विभूषण उन चीजों के लिए दिया जाता है जो बिल्कुल एकदम फेमस चीज रहती है, उसके लिए हमारा पद्म विभूषण दिया जाता है। अब मैं बात करता हूं पद्म भूषण की, तो ये किसी क्षेत्र में पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में कोई विशेष कार्य जब करते हैं तो हमको ये मिलता है। ठीक है, अब पद्मश्री की बात करें तो कोई भी किसी कार्य के लिए जब बेस्ट देता है तो उसके लिए पद्मश्री मिलता है, और आप चाहें तो इनके लिए अपना नाम खुद से नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद से कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो पद्म अवार्ड की टीम है वो आपके बारे में रिसर्च करती है और वो आपको इसके लिए जो भी टीम है वो सारे नाम अनाउंस करके रेडी करती है कुल मिला के। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूं सबसे पहला फैक्चुअल बेस में बता देता हूं। ठीक है, कि राष्ट्रपति द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को इसका शेड्यूलिंग होता है। फिर इसके बाद ये अवार्ड दिए कब जाते हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में प्रोग्राम होता है, जबकि 26 जनवरी को ये अनाउंस्ड हो जाती है। ये मैंने पहले लिख रखा है। अब इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1954 यानी कि 1954 में पद्म की अवार्ड की शुरुआत हुई थी। अब कुछ एब्सेंस भी ईयर रहे हैं, तो एब्सेंस ईयर की बात करूं तो 1978 और 79 में ये एब्सेंस रहे हैं, मतलब इस वर्ष पद्म पुरस्कार की वितरण नहीं हुआ था। और 1993 से लेकर 1997 यानी कि 1993, 1994, 1995, 1996 और 1997 इन सब में पुरस्कार का वितरण नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए हमने सारी चीजें इसके बारे में फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। इनसे ज्यादा फैक्चुअल बेस का हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है भी नहीं है, इतने में से ही हमारा काम होने वाला है। चलिए अब मैं बात करता हूं 2023 में कितने लोगों को ये तीनों अवार्ड मिले हैं। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं तो टोटल अवार्ड जो है
वो 106 लोगों को मिले हैं। मतलब तीनों पुरस्कार की जो गिनती है वो 106 लोगों को मिले हैं। अब अगर मैं बात करूं इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे ज्यादा जो याद रखने की बात है कि इसमें 3 जोड़ी यानी कि 3 डुओस मिले हैं। डुओस क्या होता है, 3 जोड़ी क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जोड़ी जैसे मान लीजिए कि 2 लोगों को एक साथ एक ही पुरस्कार मिला है, मतलब 2 लोगों को एक पुरस्कार मिला है, एक सम्मान मिला है एक ही, उसको हम जोड़ी में बोलते हैं। तो इस बार का 3 जोड़ी में पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, 3 लोग जोड़ी में पुरस्कार मिले हैं, उसको एक ही गिना जाएगा, जोड़ी को 2 नहीं गिना जाएगा। मतलब 2 लोगों को एक पुरस्कार मिला तो एक की ही गिनती होगी, ठीक है। नेक्स्ट पुरस्कार की मैं बात करता हूं, 2 फॉरेनर्स को मिले हैं जिसमें पीसीआई ओसीआई सारी चीजें इंटीग्रेटेड है, ठीक है। 2 फॉरेनर्स को मिले हैं जिसमें हम बोल सकते हैं, और 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। मतलब महिलाएं भी पद्म पुरस्कार की होड़ में बहुत आगे हैं। यह बहुत अच्छा विषय है हमारे भारत देश के लिए। और इस बार की मैं आपको बात बताऊं, 2023 के जो पद्म पुरस्कार हैं थोड़े से मतलब इस तरीके के बहुत शानदार रहे हैं। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि जिन लोगों को पद्म पुरस्कार देना चाहिए उन लोगों को ही मिले हैं। जिस प्रकार का एक पद्मश्री हमारे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की एक जो गुड्डा गुड़िया की कलाकृति करते हैं उनको दिया गया है, बहुत शानदार। मतलब देखने को ये सही पद्म पुरस्कार का वितरण हुआ है, मैं ये कह सकता हूं। चलिए ठीक है, अब हम सबसे पहले हम देखते हैं पद्म विभूषण। ये हमारा सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो हम इसके लिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, एक चीज और मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूंगा कि 7 लोगों को, टोटल 7 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिले हैं। मरणोपरांत या पॉस्थुमस का मतलब क्या होता है, कई जगह आपने पॉस्थुमस सुना होगा। इसका मतलब यह होता है कि इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद वह पुरस्कार उसके परिवारजन या उसके रिलेशनल मतलब लोगों को वह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। पॉस्थुमस वर्ड है इसका इंग्लिश वर्ड, और मरणोपरांत जो है वो हमारा हिंदी वर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में मेरा काफी लगाव रहा है, तो सबसे पहला अवार्ड जो आता है उत्तर प्रदेश के हमारे मुलायम सिंह यादव जी का आता है। देखिए मुलायम सिंह जी यादव जी ये कौन है, ये मैं आपको बता देता हूं, समाजवादी जो पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह है साइकिल, उसके संस्थापक रहे हैं। पब्लिक अफेयर्स जो है इनके, जो पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इनको मिला है, राजनेता बहुत ही अच्छे रहे हैं। इसके बाद सबसे इनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो याद रखना है हमको, ये 3 बार यूपी के सीएम बने थे, ठीक है, आपको याद रखना है, ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए थे। और चीजें मैं आपको बता देता हूं, सन याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 8 विधानसभा सदस्य, 8 बार विधानसभा के सदस्य बने हैं, 7 बार देखा जाए तो 7 बार लोकसभा के सदस्य बने हैं, और 1996 में जब मनमोहन सरकार थी तब यह रक्षा मंत्री भी बने हुए थे, ठीक है। 1996 में जब मनमोहन सरकार थी यूपीए का अलायंस में, तब ये रक्षा मंत्री बने हुए थे। देखिए यूपीए का अलायंस या मनमोहन सिंह जी मुख्य प्रधानमंत्री थे, वो याद रखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है 1996 में ये रक्षा मंत्री बने थे, ठीक है। और एक चीज और, इनके मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण मिला था। अब अगर मैं बात करूं इनका जो पद्म विभूषण है ये किसको प्रदान किया गया था, तो ये इनके बेटे हैं जो अखिलेश यादव जी, उनको प्रदान किया गया था, ठीक है। वो भी एक राजनेता है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर जो हमारा आता है बालकृष्ण दोषी जी का, इनको भी मरणोपरांत ये मिला हुआ था, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इनको भी मरणोपरांत मिला हुआ था, या पॉस्थमस जो हम बोल सकते हैं। अब ये हैं कौन और ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो इनको जो क्षेत्र है इनका वास्तुकला या आर्किटेक्चर जिसको हम बोलते हैं, मकान का कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या किसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनका वर्क था, यानी कि आर्किटेक्चर। और स्पेशली जो ये थे वो वास्तुकला के, मतलब वास्तु का ये निवारण, वास्तु के दोष, ये सारी चीजों से ये काम करते थे इन पर। तो आप इसमें ट्रिक्स भी याद रख सकते हैं कि वास्तु दोष है तो बालकृष्ण दोषी जी बन जाएंगे, है ना। तो अच्छा, अब इनके जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। मई 2022 में रॉयल गोल्ड पदक भी इनको मिला था, ये आपको बहुत
शानदार तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? मई 2022 में इनको गोल्ड पदक मिला था, किनको? बालकृष्ण जोशी जी को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार इनका मैं आपको बताता हूं, 2018 में प्रिज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार भी इनको मिला हुआ था। प्रिज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार भी इनको मिला हुआ था, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इनके पद्मश्री की, तो इनको पद्मश्री 1976 में मिला हुआ था, और इनको पद्म विभूषण जो है हमारा वो 2022 में 20 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण मिला हुआ था, ठीक है। ये शायद तक इनका 25 जनवरी को इनका निधन हुआ था, और 26 जनवरी को इनका नाम अनाउंसमेंट कर दिया था, ऐसा इनके लिए पद्म विभूषण मिला हुआ था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है श्रीनिवास वर्धन। कौन आते हैं? श्रीनिवास वर्धन जी। इनको किस में मिला था? ये इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला हुआ था। अगर मैं बात करूं कि ये कौन थे, तो ये हमारे मैथमेटिशियन थे। इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत सारी थ्योरीज में हमारी हेल्प की है, ठीक है। तो इनको इंडिया और अमेरिका की ये मान लीजिए आप कंबाइन है, ये हमारे मैथमेटिशियन। इनको एक और पुरस्कार मिला था, एबेल प्राइज जो है मिला था 2007 में, ठीक है। और इनको 2008 में पद्म भूषण भी मिला हुआ था। जो एबेल प्राइज 2007 में मिला हुआ था, ये इनको किसके लिए मिला था? इनको मिला था प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी होती है, इन्होंने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी दी थी, तो उसके बारे में उनको एबेल प्राइज मिला हुआ था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो 4th नंबर का नाम है, इनका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ होगा, क्योंकि एक लाइन में बोलूंगा आप नाम समझ जाएंगे। वाह वाह ताज। जो ताजमहल आप चाय पीते हैं उसमें इनका एडवर्टाइजमेंट आता था, जाकिर हुसैन जी का, ठीक है। जाकिर हुसैन जी ये कौन है? ये फेमस तबला वादक जी हैं, कला के क्षेत्र में है। कला का क्षेत्र अगर सुनते ही अगर एक नाम याद आता है तो महाराष्ट्र का आता है, क्योंकि कलाकृतियों का जितना कला का जो भी ज्यादातर क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि बॉम्बे इज महाराष्ट्र। तबला वादक जी थे। और एक और मैं पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें लिखा नहीं है, ये जो जाकिर हुसैन जी हैं ये किसके बेटे हैं? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूं, ये हमारे उस्ताद हैं, तबला वादक ही हैं, उन्हीं के बेटे जी हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2002 में पद्म भूषण मिला हुआ था इनको, और 1992 और 2009 में ग्रैनी पुरस्कार के भी इन्हें मिला हुआ था। ग्रैनी पुरस्कार क्या होता है, ये क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संगीता लिख दिया है, ये संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है ग्रैनी, ठीक है। आपको याद रखना है कि संगीत के क्षेत्र में ग्रैनी पुरस्कार सबसे सर्वोच्च होता है, बड़ा। अच्छा, इन्होंने एक देखा जाए तो चलिए ठीक है, हाँ, ये ग्रैमी पुरस्कार इनको मिला था, संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार। इसके बाद 150 से ज्यादा इन्होंने प्रोग्राम किए हैं, मतलब 150 से ज्यादा प्रोग्राम्स, लाइव कॉन्सर्ट्स इन्होंने किए। एक बहुत बड़ा अमाउंट है अपनी लाइफ में, और अभी भी ये जारी रहेगा। और एक जो इनका शानदार जो अपॉर्चुनिटी इनकी रही है, जो इनको मिली है 1990 में, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। ये हमको याद रखना होगा। इनके बारे में इतना ही। जाकिर हुसैन जी के बारे में बस आप तो एक चीज याद रख लीजिए, वाह वाह ताज, तो जाकिर हुसैन अपने आप याद आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर दिलीप। देखिए, एक क्वेश्चन और कई बार इनके बनते हैं, इसलिए आपको ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको याद रखने होंगे। आपको मान लो क्वेश्चन ये बन जाएगा, इनमें से पद्म पुरस्कार नहीं मिला है, मतलब उसमें 3 नाम दिए होंगे जो पद्म विभूषण से सम्मानित हुए होंगे, और पद्म विभूषण नहीं मिला है, ऐसा पूछ लिया जाएगा, तो आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं 5वें नंबर की। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस जो है इनको मिला था। ये कौन है? इनका योगदान सच में बहुत ही शानदार है। ये जो हमारे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, ये वो हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया है, क्या किया है, वो शानदार चीज है। इन्होंने हमारे भारत के पूरे वर्ल्ड के जगत में जो ORS रहता है, ORS घोल, उसके उपयोग को बढ़ावा दिया है, और उसके उपयोग को ही इन्होंने ज्यादातर लोगों को तक पहुंचाया है।
अब इनको किस क्षेत्र में, जब ओआरएस की बात है तो दोस्तों हमेशा मेडिसिन ही क्षेत्र में मिला होगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। एक इनका फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 2006 में इनको प्रिंस महिडोल नाम का एक प्राइज होता है, महिडोल प्रिंस नाम का एक प्राइज होता है, उसमें टीम वर्क में ये थे, तो ये पुरस्कार इनको भी मिला हुआ है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, प्रिंस महिडोल प्राइज में क्या है, टीम वर्क में ये प्राइज मिला था, उसमें ये थे, तो उस इनका बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे 6 और लास्ट अंतिम, पद्म विभूषण का लास्ट अंतिम है एस.एम. कृष्णा जी। एस.एम. कृष्णा जी का सबसे पहले हम क्या ध्यान देंगे, पूरा नाम, तो आपको मैं पूरा नाम बताना चाहूंगा। सोमनाहल्ली मलैया कृष्णा इनका पूरा नाम है। ये राजनेता हैं और बहुत ही शानदार राजनेता रहे हैं। इन्होंने पहले शुरुआत से अपना कांग्रेस में रहे हैं और काफी वर्षों तक इन्होंने कांग्रेस के साथ राजनेता के रूप में अपना योगदान दिया है। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स में इनको राजनेता के रूप में इनका क्षेत्र रहा है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। और इन्होंने बीजेपी 2017 मार्च में ज्वाइन कर ली थी, मतलब मार्च 2017 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, कांग्रेस से निकलकर ये बीजेपी में आ गए थे। ठीक है, अब इनके मैं बात करता हूं जो इनकी उपलब्धियां रही हैं। 1999 से लेके 2004 तक ये कर्नाटक के सीएम रहे हैं, यानी कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 1999 से लेके 2004 तक कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ये रहे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। इसी के साथ हमारे पद्म विभूषण जो 6 के 6 लोगों को मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। ठीक है, इन सब से आपको इनके सारे पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अधिकतर बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पद्म विभूषण। पद्म भूषण जो है ये कुल टोटल ऑफ 9 लोगों को मिले हुए हैं 2023 में। ठीक है, 2023 में 9 लोगों को मिले हुए हैं। इनका सारा डिटेलिंग मैं आपको करा रहा हूं। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं एस.एल. भैरप्पा जी जो है, एस.एल. भैरप्पा जी, आपको ये याद रखना होगा, जैसे इस तरीके के जो नाम है ये तो अधिकतर कर्नाटक तमिलनाडु इस साइड पड़ते हैं, तो इनका जो संबंध है कर्नाटक से है, थोड़ा सा आप बिलोंग कर सकते हैं, कर्नाटक से संबंध है। और सबसे इनकी इंपॉर्टेंट बात है, जो क्षेत्र है इनका वो साहित्य और शिक्षा में इनको मिला हुआ था। ठीक है, पद्म विभूषण जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला हुआ था। अच्छा, ये किस भाषा के विख्यात कवि हैं, इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना होगा ये कन्नड़ भाषा के विख्यात कवि हैं। कौन सी भाषा के, कन्नड़ भाषा के ये विख्यात कवि हैं। इनका जो एक उपन्यास है दाटू नाम का, कौन सा, दाटू नाम का ये उपन्यास आपको याद रखना होगा। दाटू नाम के उपन्यास के लिए इनको 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। कभी ये भी पूछ सकते हैं दाटू उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना होगा एस.एल. भैरप्पा जी जो है। ठीक है, 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं कुमार मंगलम बिड़ला। इनका नाम ही काफी है, आपको मालूम होगा कुमार मंगलम बिड़ला जी जो है आपके घरों तक, आपके हर जगह तक हैं। अब ये कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं। आदित्य बिड़ला ग्रुप जो है, जिसके आप कपड़े से लेकर सारी चीजें यूज करते हैं, वो हमारे आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष हैं और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है तीसरा सुश्री वाणी जयराम जी। ठीक है, ये जो है इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो इनको एक कला के क्षेत्र में मिला है, ये आपको याद रखना होगा, कला के क्षेत्र में मिला है। और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ये कौन है, ये इंडियन सिंगर हैं, एक इंडियन सिंगर हैं। अगर इनकी बात करें तो इनको मॉडर्न जो मॉडर्न जमाना हमारा है उसकी मीरा भी कहा जाता है। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉडर्न मीरा किसको कहा जाता है, तो सुश्री वाणी जयराम जी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं दीपक धर के बारे में। चौथा आता है दीपक धर जी के बारे में, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। अगर इसके बाद मैं बात करूं ये कौन से क्षेत्र में इनको मिला हुआ है, तो ये हमारा साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला हुआ है। ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे, आपको इस बात को याद रखना है, ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे। इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताने जा रहा हूं, 2022 में इनको
वोल्ट्जमान नाम का पदक मिला हुआ था। कौन सा? वोल्ट्जमान नाम का पदक जो है वो किसको मिला हुआ था? दीपक धर जी को मिला हुआ था और इनको पद्म भूषण 2023 में मिला हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं स्वामी चिन्नाजीयर की, इनको मिला है नेक्स्ट स्वामी चिन्नाजीयर को, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, आपको इस बात को याद रखना है। और ये कौन है? ये हमारे इंडियन एक संत हैं। संत जो रहते हैं ना, वो जो आपने देखा होगा सेरेमनी में, ये एक स्टिक लिए थे, पूरा भगवा रंग के रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, तो चिन्नाजीयर जी जो कहां से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से, और इनको काय में मिला है? अध्यात्मवाद में। लेकिन अध्यात्मवाद जो है वो कैटेगरी इसमें नहीं होती है, तो यह कैटेगरी किसमें आएगी? अदर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी चिन्ना नायर जी को किस कैटेगरी में पद्म भूषण मिला है, तो वो अदर्स की कैटेगरी में आएगा और उसको हम साइड में अध्यात्मवाद कहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन और बन जाता है पूरा कि जो हमारा पद्म विभूषण है या पद्म भूषण है या पद्मश्री है या पद्म पुरस्कार है, ये किस किस श्रेणी में मिलती है? तो देखिए, ये श्रेणी जैसे मान लीजिए पब्लिक अफेयर्स हो गए, आर्ट की श्रेणी में हो गए, ये हमारा मेडिसिन क्षेत्र में हो गया, ये सारी श्रेणी होती है। और कुछ स्पेसिफाई श्रेणी होती है जिनको हमको देना है, हम उसमें अदर्स में डालकर उनको दे सकते हैं जो हमारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है 6वें नंबर का, सुश्री सुमन कल्याणपुर है। कौन है? सुश्री सुमन कल्याणपुर जी हैं। इनको किस क्षेत्र में मिला हुआ है? तो इनको आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में मिला हुआ है। ये सिंगर है, ये भारत की पार्श्व गायिका है, गायक है। ठीक है, इसके बाद ये कहां से बिलोंग करती है? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ठीक है, इसके बाद ठीक है 7वां नंबर जो हमारा आता है डॉक्टर कपिल कपूर जी का। डॉक्टर जो कपिल कपूर जी हैं, इनको किस में मिला है? साहित्य एवं शिक्षा में। अब कई लोग कहेंगे भैया ये डॉक्टर कैसे बन गए? ये डॉक्टर तो पीएचडी की जब उपाधि करते हैं तो डॉक्टरेट की हमको उपाधि मिल जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर कपिल कपूर जी ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सबसे इनका इंपॉर्टेंट जो शानदार जो एक लाइफ अचीवमेंट जो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। विश्वकोश जो है उस इंग्लिश मीडियम वाला, उसमें मुख्य संपादक थे। 2012 में मुख्य संपादक जी थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है विश्वकोश इंग्लिश मीडियम के संपादक कौन है? तो डॉक्टर कपिल कपूर जी हैं। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन सारे याद कराऊंगा और यही कराता चलूंगा। 8वां नंबर जो आता है सुश्री सुधा मूर्ति जी का। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। और इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो इनको सामाजिक क्षेत्र में मिला हुआ है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, सामाजिक कार्य में मिला हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है। अच्छा, एक इनका जो शानदार इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इंफोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। कौन? इंफोसिस, इन्फोसिस नहीं तो इंफोसिस याद कर लो, इंफोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं ये। ठीक है, ये इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं और शिक्षिका और लेखिका जिसको हम बोलते हैं, यानी कि टीचर और एक राइटर भी ये है। चलिए ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट आता है पद्म भूषण, यानी कि 9वें नंबर का जो है कमलेश डी पटेल जी हैं। ठीक है, इनको अन्य के क्षेत्र में मिला हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं कि इनको किस में मिला है? अध्यात्मवाद में मिला हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तेलंगाना से ही ये बिलोंग करते हैं। और ये कौन है? एक आध्यात्मिक नेता है। ठीक है, और ये लेखक भी हैं। ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ है? जन्म जो है गुजरात में हुआ है। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना है, वैसे इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है। जन्म इनका गुजरात में हुआ है, लेकिन ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका जो है इसी के साथ हमारे जो 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण ये समाप्त होते हैं। इसके बाद आता है पद्मश्री। पद्मश्री की मैं आपको बता देता हूं, पद्मश्री एक बहुत लंबी फेयर लिस्ट होती है, 91, तो वो इतना ज्यादा उनके बारे में पूछा नहीं जाता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे, जो सारी चीजें मुझे लगा है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। जैसे अगर पद्मश्री 91 में की 91 में सबसे ज्यादा जो फेमस रहे हैं अभी, क्योंकि उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। सिंगर जो एम कीरवानी जी जो हैं, जिनको नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो ये बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं रवीना टंडन जी के लिए। ठीक है, रवीना टंडन फेमस है, आप जानते ही होंगे रवीना टंडन जी को। इनको आर्ट के क्षेत्र में मिला हुआ है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है।
नेक्स्ट और मैं आपको बता देता हूं, एक हरीश संबाता जी जो हैं वो गुजरात के हैं, ट्रेड और इंडस्ट्री के बहुत बड़े एम्पायर है उनका, ठीक है। और इसके बाद एक और है, मैं आपको बता देता हूं, दिलशाद हुसैन जो उत्तर प्रदेश के हैं, कलाकृति में इनको बना है। इनकी कलाकृति के लिए इनको क्यों मिला है, ये पीतल की जो रहते हैं उन पर ये नक्काशी, मतलब पीतल पर नक्काशी करते हैं, इसलिए इनको मिला है। एक और इनका फैक्ट बहुत शानदार है कि इनको शिल्प गुरु का खिताब भी मिला है इनको, मतलब इनको शिल्प गुरु माना जाता है, ठीक है। एक और मैं आपको खेल से जुड़े हुए कुछ बताता हूं जो फेमस है। सबसे पहला जो है एसआरडी प्रसाद, एसआरडी प्रसाद, 1 सेकेंड प्लीज, ठीक है। एसआरडी प्रसाद जो है वो केरल के हैं, ठीक है। इनको कहां मिला है, इनको मार्शल आर्ट्स कलारीपट्टू जो है उसके टीचर हैं। कलारीपट्टू एक संस्था है, मैं आपको बता देता हूं, कलारीपट्टू जी जो है एक संस्था है मार्शल आर्ट की, उसमें ये टीचर हैं, इसलिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। खेल से संबंधित है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और तीसरा जो आता है, दूसरा जो आता है के सनाई थोईबा शर्मा जी जो हैं, ये मणिपुर से संबंधित हैं और मार्शल आर्ट थांग ता के ये कोच हैं। इसके हैं मार्शल आर्ट जो थांग ता के कोच हैं ये के सनाई थोईबा शर्मा जी जो है, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है गुरुचरण सिंह, 1 सेकेंड प्लीज होल्ड इट, पापा का फोन, ठीक है। इसके बाद आता है गुरुचरण सिंह, दिल्ली से, स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं ये। इसके बाद जो क्रिकेट कोच हैं जो, इसलिए इनको मिला हुआ है। क्या कौन है ये, हमारे क्रिकेट कोच रहे हैं और फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर, यानी कि जो फर्स्ट क्लास रहती है उसमें ये क्रिकेटर भी रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक और मैं बताता हूं आपको, जो ये बहुत मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसके क्वेश्चंस बन भी सकते हैं। बाकी मैं आपको पीडीएफ सारा टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, पूरी की पूरी जो इंडियन गवर्नमेंट की साइट से जो मिली हुई है वो, उससे आप पूरे देख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, ठीक है। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जी जो है ये इनको डुओस के अवार्ड, डुओस के रूप में अवार्ड मिला है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने सुना हो, जो डुओ होता है जोड़ी से होता है, ये कैसा रहता है, 2 लोग होते हैं लेकिन पद्म पुरस्कार एक ही मिलता है और एक की ही गिनती में भी आता है, आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो ये इनको किस चीज में मिला था, इनको आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में मिला था। ये किससे बिलोंग करते हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये राजस्थान के बहुत शानदार एक आर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा टॉपिक्स आपको कवर हो गया है। इसके बाद मैं जो पद्मश्री अवार्ड की 91 की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो आपने पढ़ लिया होगा या आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।